हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन एडजस्टमेंट एंट्रीज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बैलेंस शीट को फाइनलाइज करने के लिए ये एडजस्टमेंट एंट्रीज़ आपको आनी चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, बने रही इस वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और गाइस, यदि आप इस PDF शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस PDF शीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो एंट्री है वो है इनकम रिसीवेबल एंट्री, यानी कि ऐसी इनकम जिसकी पेमेंट हमें नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड होने वाली है। ठीक है, करंट ईयर नहीं बल्कि नेक्स्ट ईयर। जैसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ठीक है, लेकिन कोई ऐसी इनकम है जो हमें रिसीव होगी फाइनेंशियल ईयर यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो एंट्री कैसे होगी? कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और इसका जो ग्रुप होगा वो होगा करंट एसेट्स में। जैसे मान लीजिए 25,000 रुपये है। ठीक है, 25,000 रुपये कमीशन रिसीव हुआ है। ठीक है, तो करंट एसेट्स कमीशन रिसीवेबल अंडर ग्रुपिंग आएगा करंट एसेट्स डेबिट टू कमीशन। ठीक है, कमीशन इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है, अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा? इनडायरेक्ट इनकम के। तो इनकम है इसलिए ये क्रेडिट हो रही है। ठीक है, ये एसेट्स है, एसेट्स हमारी डेबिट होती है इसलिए डेबिट हो रही है। इनकम हमारी क्रेडिट होती है तो इस वजह से ये क्रेडिट हो रही है। ठीक है, अब एक्सपेंसेस पेमेंट टू नेक्स्ट ईयर। अब ऐसे खर्चे जिनकी पेमेंट हम नेक्स्ट ईयर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए EPF और ESIC है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा मार्च का EPF ESIC है तो हम उसे अप्रैल में कराएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है तो वो भी हमारा अप्रैल में होगा यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा। ठीक है, सैलरी है। ठीक है, तो काफ़ी सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो ऐसे खर्चे जिनकी पेमेंट हम नेक्स्ट ईयर करने वाले हैं। ठीक है, पेबल एंट्री। तो जैसे मान लीजिए EPF और ESIC है। ठीक है, ये हमारा खर्चा है तो एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस सभी एक्सपेंसेस हमारे डेबिट होते हैं इसलिए इसको हमने डेबिट किया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ये हमारा एक्सपेंसेस है और सभी एक्सपेंसेस हमारे डेबिट होते हैं इसलिए इसको भी हमने डेबिट किया हुआ है। अब है टू EPF एंड ESIC पेबल। ठीक है, तो इसका जो लेजर आएगा वो आएगा हमारा करंट लायबिलिटी, और लायबिलिटी हमारी क्रेडिट होती है। ठीक है, इसलिए जो EPF और ESIC पेबल का जो लेजर है वो आएगा किसमें? करंट लायबिलिटी में। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी पेबल ये भी करंट लायबिलिटी में आएगा। जैसे EPF और ESIC हमारे 10,000 रुपये थे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 5,000 रुपये थे, और ऐसे ही हमने इसको पेबल की एंट्री कर दी। अब है सैलरी पेबल एंट्री। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सैलरी भी जैसे मार्च की सैलरी है तो उसको हम कब पे करेंगे? अप्रैल में, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो इसकी भी एंट्री क्या होगी? सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। एक्सपेंसेस है, खर्चा है, सभी खर्चे हमारे डेबिट होते हैं इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। जैसे कि मान लीजिए 50,000 रुपये और टू सैलरी पेबल। ठीक है, तो जो सैलरी पेबल का जो आप लेजर बनाएंगे वो करंट लायबिलिटी के अंडर ग्रुपिंग आएगा। ठीक है, लायबिलिटी हमारी क्रेडिट होती है इसलिए इसको हमने क्रेडिट किया हुआ है। तो एंट्री बिल्कुल सेम है जैसे कि मैंने आपको अभी EPF और ESIC की बताई थी। ठीक है, लेकिन इसके लेजर चेंज हो जाएंगे। अब उसके बाद है ऑडिट फी पेबल एंट्री। अब देखिए, यदि किसी कंपनी पर, फर्म पर, ठीक है, ऑडिट एप्लीकेबल है तो ऑडिट एप्लीकेबल होता है तो उस कंडीशन में ऑडिट फी पेबल की एंट्री भी करनी होती है। ठीक है, जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनको जो हम फ़ी पे करते हैं उसकी ऑडिट फ़ी पेबल की एंट्री हमें करनी होती है। और देखिए, हमारी जो बुक्स हम फाइनलाइज करते हैं, ठीक है, तो एक फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल से मार्च, लेकिन ऑडिट कब होता है? सितंबर में। और सितंबर के बाद जब ऑडिट हो जाता है फिर उसके बाद हम पेमेंट करते हैं CA को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को। तो इसलिए हमें इसकी भी ऑडिट फ़ी पेबल एंट्री करनी होती है। तो ऑडिट फ़ी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, ऑडिट फ़ी एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट हो रहा है। जैसे मान लीजिए 20,000 रुपये है। टू ऑडिट फ़ी पेबल अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा? करंट लायबिलिटी के, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है। अकाउंट क्रेडिट 20,000 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद है एडवांस फ्रॉम कस्टमर एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब जो हमारे सन्ड्री डेटर्स होते हैं, ठीक है, उनकी एडवांस पेमेंट यदि आ जाती है तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे? ठीक है, सन्ड्री डेटर से यानी कि कस्टमर से। अब जैसे मान लीजिए यस ग्लास कंपनी है। ठीक है, अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये,
राज ग्लास कंपनी अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर करंट लायबिलिटी। ठीक है, जो एडवांस फ्रॉम कस्टमर का आप लेज़र बनाएंगे वो अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, करंट लायबिलिटी के। ठीक है, क्योंकि जो हमारी सनी डाटर है उनकी एडवांस पेमेंट आ गई है तो वो हमारे ऊपर क्या होगी, लायबिलिटी। ठीक है, तो आपको जो एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स का लेजर बनाएंगे वो करंट लायबिलिटी आ जाएगा और जो पार्टी है उसको डेबिट कर देना है। अब उसके बाद है एडवांस टू सप्लायर एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब मान लीजिए हमने जो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, उनको एडवांस पेमेंट की हुई है तो उसकी भी एक एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है जो कि प्रीपेड टू सप्लायर अकाउंट डेबिट। ठीक है, जो कि अंडर ग्रुपिंग आएगा करंट एसेट्स के। साथ में आपको बता भी ना हूँ कि जो लेज़र आपको बनाना है वो अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, किस ग्रुप में आएगा। तो प्रीपेड टू सप्लायर अकाउंट डेबिट, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये है और अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, करंट एसेट्स के। और जो पार्टी है, जो हमारा सिंडिकेटर है, उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, श्याम ग्लास कंपनी जैसे कि इसको क्रेडिट। ठीक है, अब उसके बाद है TDS रिसीवेबल एंट्री। तो जो TDS रिसीवेबल एंट्री है वो कैसे होगी, बाय TDS, जैसे मान लीजिए 22-23 है या अब जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 24-25। ठीक है, तो आपको एक लेज़र बनाना है TDS 24-25, अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, करंट एसेट्स के, अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये टू SS ग्लास कंपनी, यानी कि जो पार्टी होगी उसको आपको क्रेडिट कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद है TDS पेबल एंट्री। अब TDS पेबल एंट्री कैसे होगी, देखिए बाय TDS जैसे कि 24-25 है। ठीक है, ये हमारा करंट एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू TDS पेबल, और ये किस में आ जाएगा, करंट लायबिलिटी में। किस में आ जाएगा, करंट लायबिलिटी में, इसको भी हम क्रेडिट कर देंगे। लेट फी GST एडजस्टमेंट एंट्री, जो लेट फी GST एडजस्टमेंट एंट्री भी की जाती है तो ये किससे करते हैं, जैसे कि ये जो एंट्री की जाती है ये की जाती है कैपिटल से। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट कर देंगे, जैसे मान लीजिए 1,500 रुपये है, और टू GST लेट फी। ठीक है, GST लेट फी हमारी क्रेडिट हो जाएगी। अब उसके बाद है इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि ITC एडजस्टमेंट एंट्री। अब देखिए इसकी एंट्री कैसे करते हैं, GST इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक लेज़र बनाएंगे जिसको हम करंट एसेट्स में रखेंगे, और एसेट्स हमारी डेबिट होती है इसलिए हमने इसको डेबिट किया हुआ है। अब देखिए जो हमारा टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST और टू IGST, जैसे कि हमारा GST इनपुट टैक्स क्रेडिट था 20,000 रुपये, इसमें से इनपुट GST को हमने क्रेडिट कर दिया 10,000 रुपये, इनपुट SGST को भी हमने क्रेडिट कर दिया 5,000 रुपये, और टू इनपुट IGST को भी हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट एंट्रीज। और गाइस यदि आप इसे टैली प्राइम पर प्रैक्टिकल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो बना दूंगा। गाइस उसके बाद है प्रीवियस ईयर TDS ट्रांसफ़र एंट्री। तो देखिए जो हमारा प्रीवियस ईयर का TDS होता है, ठीक है, वो जो ओपनिंग होते हैं वो उसमें नेक्स्ट ईयर में हमारे पहुंच जाते हैं। तो जो हमारा TDS होता है तो उसकी भी ट्रांसफ़र एक एंट्री करनी होती है। तो बाय कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल में ट्रांसफ़र की एंट्री करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू TDS प्रीवियस ईयर अकाउंट। फिर उसके बाद हमें डेप्रिसिएशन की एंट्री भी करनी होती है। जितनी भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं तो फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाई जाती है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे होती है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हमारी डेबिट होती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ आती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स होंगी जैसे कि मशीनरी, कार, टूल्स, फर्नीचर, मतलब जो भी फिक्स्ड एसेट्स हैं उसको हम क्रेडिट कर देंगे। रीपेमेंट शेड्यूल एंट्री, तो ये किसके लिए होती है, ये होती है जो आपने लोन लिया हुआ है बिजनेस या फर्म में, तो उसकी जो लोन लिया हुआ है तो उसकी हमें सेपरेट एंट्री करनी होती है। जैसे कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है और हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है, ठीक है, उसकी सेपरेट एक ही एंट्री में अलग अलग करनी होती है, क्योंकि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है ये अलग ट्रांसफ़र हो जाएगा लोन में, और जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो ये किससे हमें एंट्री करनी होती है, ये करनी होती है किससे, रीपेमेंट शेड्यूल से, क्योंकि जो हमने लोन लिया है जिस भी बैंक से उससे रीपेमेंट शेड्यूल को मंगाकर तब हमें चेक करना होता है कि हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है पर मंथ और इंटरेस्ट हमारा कितना है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर ये एंट्री की जाती है। तो जैसे कि मान लीजिए HDFC लोन है, प्रिंसिपल अमाउंट है 5,000 रुपये,
ठीक है। अब इसमें इंटरेस्ट भी है 1848 रुपये। टोटल किस्त है जो EMI जा रही है वो जा रही है 6848 रुपये की। तो HDFC लोन जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट आएगी, इसको डाइवर्ट करेंगे, इंटरेस्ट की अमाउंट में इंटरेस्ट जाएगा और जितने की EMI होगी उतने से हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद है इनकम टैक्स प्रोविज़न एंट्री। तो इनकम टैक्स प्रोविज़न की एंट्री भी की जाती है, ठीक है। तो इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर टैक्स। तो इनकम टैक्स का हमारा लेजर बनेगा, वो अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, वो आएगा कैपिटल अकाउंट के। और जो प्रोविज़न फॉर टैक्स है वो किसके अंडर ग्रुपिंग आएगा, वो आएगा करंट लायबिलिटी या प्रोविज़न के, ठीक है। इस प्रकार इनकम टैक्स प्रोविज़न की एंट्री की जाती है। अब उसके बाद है एडवांस टैक्स एंट्री। तो एडवांस टैक्स की भी एंट्री की जाती है। तो एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, ठीक है। जब हम एडवांस टैक्स को जमा कराते हैं, ज़्यादातर बैंक से ही होता है, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं हम, उसकी एंट्री हमें करनी होती है बैंक के थ्रू। यदि बैंक से है तो एडवांस टैक्स को हम डाइवर्ट करते हैं और बैंक या कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। अब उसके बाद जो लास्ट एंट्री है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ट्रांसफ़र की एंट्री। क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है किसमें, कैपिटल अकाउंट में, चाहे उसमें प्रॉफिट हो चाहे उसमें लॉस हो, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डाइवर्ट करेंगे टू कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो गाइस ये थी बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन एडजस्टमेंट एंट्रीज़। गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और गाइस यदि आप इस PDF शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट शीट है। इसके थ्रू आप प्रैक्टिकल खुद भी जो एंट्रीज़ है उसको सीख सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप प्रैक्टिकल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो बना दूंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।